नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर देखूँगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाज करते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे ज़मीन भी तो है उसके साथ। खन्ना स्तंभित हो गए, बोले, आप आज के 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूँगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, और उससे शायद 10% हो। क्यों, क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए। शुगर के हिस्से अभी तक आपने न खरीदे, अब बहुत थोड़े से हिस्से बच रहे हैं। हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने टाल दी। आप में टाल मटोल की बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अक्ल चढ़ जाती है। मेरा बस चले तो मैं तालुकेदारी की रियासत जब्त कर लूँ। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनखा इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कोहनियों के बल मेज पर टिककर बोले, आप ज़रा इस मामले पर विचार करें। मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में एक आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यह है कि काउंसिल में ऐसे लोग जाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवा कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसकी सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिलों में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा, और मैं नहीं चाहता कि वह अधिकतर अनाधिकारियों के हाथ में जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए कहाँ है? रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 1,500 रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी। पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाएगा? यह तो मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियाँ खोल देंगी और एक एक वोट पर एक एक असरफी चढ़ने लगेगी, तो शायद आप भी उधर वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज़ है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवा और क्या जनसेवा की है। और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब से ही गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हेच है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आ जाती है तो घंटों उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ।
और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी हो। मेरा और रानी साहब का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह के कौंसिल बन रहे हैं उसके लिए रानी साहब भी ज़्यादा उपयुक्त हैं। उधर मैदान में मेहता की टीम कमज़ोर पड़ती जाती थी। आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्ज़ा इस फ़न के उस्ताद थे। मेहता की तातीले अभिनय के अभ्यास में करते थे। रूप भरने में वह अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे और मिर्ज़ा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के भी और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर भी लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्ज़ा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को क्या सनक सूझी, व्यर्थ अपनी भद्द करा रहे हैं। अरे इसे काहे की भद्द, दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से जो बाहर निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण के बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्ज़ा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूँ, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चिढ़ाया। अब खेल ही ख़त्म हुआ जाता है। मज़ा आएगा तब जब मिर्ज़ा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। खन्ना बोला, आप देखते रहिए, इस तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गवारों के खेल में नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में भी तो मैं तुम्हें सैकड़ों गेम दे चुकी हूँ। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूँ। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल ख़त्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है, कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते हैं। यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ होंगे और लोग जितने खुश हो रहे हैं। ज्यों-ज्यों अंत समीप आता जाता था, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बनाया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयंसेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ खेलना पड़ेगा। अब सब दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ता है। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ से उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन मेहता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित हो जाती है। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे को झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचता है। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे। वे निराश होते जा रहे हैं।
सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाले की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। लोग उन्मत्त हुए जाते हैं। अब इसका पता चलना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है, कौन तमाशाई। सब एक गटमगट हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता ज़मीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी को एक तरफ खींच खाच कर 2 हाथ और ले जाएं तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई है, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्ज़ा खुर्शीद, यह फेयर नहीं है, बाजी ड्रॉप रही। खुर्शीद ने मेहता की गर्दन पर एक धस्सा लगाकर कहा, जब तक ये ची न बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमुचुर कहा, बेशक कर सकता हूँ, आप इनसे कह दें ची बोले, मैं अभी उठा जाता हूँ। मेहता ने एक बार उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे। उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब पर मेहता पड़े हुए थे और मेहता दौड़ते हुए पाले की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियाँ और पगड़ियाँ और छड़ियाँ उछाल रहे थे। जैसे यह काया पलट हुई कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए सामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यही शब्द था, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बार के पलट जाने पर विस्मित था। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मज़दूरों के लिए पहले से नारंगियाँ मंगा ली गई थी। उन्हें एक एक नारंगियाँ देकर विदा किया गया। सामियाने में मेहमानों की चाय पीने का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज़ पर आमने सामने बैठे। मालती मेहता के बगल में बैठी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखा। अच्छा, यह बात थी। जब भी तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। आप बड़े बेमुरव्वत आदमी हैं मिर्ज़ा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था, यह क्यों ची नहीं बोलते थे। मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जानें ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विज़िट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था। मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी। मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी। आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है। वाह, आप तो ऐसा उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपाने की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। क्या मेरी शादी होने जा रही है। और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कैंपेनियन बनकर रहेंगे। मेहता गंभीर भाव से बोले,
आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्ज़ा जी। मिस मालती हसीन है, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं और भी उनमें कितनी खूबियाँ हैं। लेकिन मैं अपने जीवन संगिनी में जो बात देखना चाहता हूँ वो उनमें नहीं है और न शायद हो ही सकती हैं। मेरे जेहन में औरत वफ़ा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से क्यों इसकी आशा करता है। मर्द में वो सामर्थ्य ही नहीं। वह अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वो तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझ कर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो होता है स्त्री की ओर, जो सर्वांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि उसे मार ही डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए। अगर मैं उसकी आँखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूँ तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूँगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूँगा। मिर्ज़ा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत आपको इस दुनिया में तो शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी एक ही मिसाल दीजिए। मिसेज खन्ना को ही लीजिए। लेकिन खन्ना अबोध है, जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम है। खन्ना के रूपा सख्त मन में शायद उसके लिए भी रत्ती पर भी स्थान नहीं है। लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत आ जाए तो वह अपने को उन पर न्यौछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाए तो भी उसकी वफादारी में फ़र्क ना आएगा। अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएंगे। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिसमें मैं आइंस्टीन के सिद्धांतों पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ दिखा करें। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत कहीं मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिले। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूँ। शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं, कहिए लिख दो। ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूँ, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अयासी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्ज़ा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्ज़ा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे। गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तुम मांगे। मैं क्या मांगूँ? आप जो चाहें दे दें। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कसकर काम लेंगे।
गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो क्या पूछना, वो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ हाँ, जगह का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारत, दोनों जुन ना मिले। एक जुन तो मिलना ही चाहिए। भर पेट ना मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह सकता है। उधार ले तो किससे? गांव के छोटे छोटे महाजनों से तो मुँह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करे तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। वो की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी। छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थितियाँ समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साहू ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से ढीला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाएं। अब औकात में देंगे। खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए रुपए ही नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब गालियाँ देती थी। हत्यारा, गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दो। गौ हत्या करते से लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाते और चक्की पिसवाते। धनिया कोई बहाना न कर सके। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत ना हुए थे। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों न मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ से रन मिलते। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे आंगन में लाकर रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया भी कुछ कहने न पाई थी। वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4 सेर आटा भी था। आज जीवन में वो पहली बार परास्त हुए। आँखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोले, सबका सब उठा लाई, ये घर में कुछ छोड़ा कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोले, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ है। तुमसे क्या छिपाना है?
दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। झुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगे। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चलने निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रसधार में बहने लगे। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखुरू कैसे होते? भाभी बुरा न मानो तो एक बात कहो। कह, बुरा क्यों मानोगे? न कहूँगी, कहाँ तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ कुछ न बोलूँगी, कह तो। तुम्हें झुनिया को घर में न रखना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती थी। अरे मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतनी खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली। अभी इतने से ही गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है।